हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग पंचकर्म का एक इम्पोर्टेंट कर्म वमन कर्म को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। वमन कर्म के बारे में बताया जाए तो चरक संहिता के सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम उपकल्पनीय अध्याय है, उसमें बताया गया है। ठीक है। तो वमन कर्म को जानने से पहले एक बार जो है कर्म के बारे में रिकॉल कर लेते हैं। तो कर्म को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया है: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एंड पश्चात कर्म। जो पंचकर्म आते हैं वो प्रधान कर्म में आते हैं, और प्रधान कर्म से जो पहले होता है वो हो गया पूर्व कर्म, एंड प्रधान कर्म के बाद वाला पश्चात कर्म। ठीक है। तो पूर्व कर्म में ये स्नेहन स्वेदन ये सब आ जाते हैं, एंड पश्चात कर्म में संसर्जन कर्म आते हैं। पंचकर्म में कौन कौन आते हैं? तो फर्स्ट हो गया वमन, सेकंड विरेचन, थर्ड अनुवासन बस्ती, फोर्थ आस्थापन बस्ती, एंड फिफ्थ जो है वो आप हमें कमेंट करके बताएं उसका क्या नाम है। ये आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है। ओके। तो वमन कर्म का प्रोसेस जानने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि वमन कर्म करते क्यों हैं। तो वमन कर्म जो है मेनली जो है कफ दोष जो है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए करते हैं। ठीक है। तो दोषों को बाहर निकालने के लिए सबसे बेस्ट टाइम जब होता है वो प्रकोप अवस्था में हो। ठीक है। तो कफ का जो है प्रकोप जो है मेनली बसंत ऋतु में होता है, और सुबह के समय में कफ का प्रकोप होता है। तो इसीलिए वमन के लिए जो बेस्ट टाइम जो है ये बसंत ऋतु कहा जाता है, जो बसंतिक वमन के नाम से बहुत पॉपुलर है। साथ साथ जो सुबह के समय में जो है वमन का प्रोसेस करते हैं। साथ साथ वमन एंड छर्दी 2 टर्म है, तो इन दोनों को भी यहाँ क्लियर कर लेते हैं। तो वमन प्रोसीजर है, प्रोसेस है कफ को बाहर निकालने के लिए, जबकि छर्दी जो है डिजीज कंडीशन है। तो वमन कर्म का जो है प्रोसीजर से पहले ये जानते हैं कि वमन कर्म प्रधान कर्म है। ठीक है। तो प्रधान कर्म से पहले क्या करना होगा? पूर्व कर्म। तो जिस पर्सन का वमन कराना है उसके लिए इस प्रधान कर्म से पहले पूर्व कर्म करेंगे। पूर्व कर्म में क्या सब आएगा कि उसका स्नेहन करवा लिया हो, स्वेदन करवा लिया हो। साथ साथ जिस दिन उसका वमन कराया गया हो, कराना है मीन्स, तो उससे एक दिन पहले ये सब देखना है कि वो जो खाना खाया है वो उस अच्छे से उसका पाचन हो गया हो। देन वो जो है अच्छी तरह रात का नींद पूरा कर लिया हो। ओके। साथ साथ जो है मेंटली एंड फिजिकली जो है वो प्रिपेयर हो कि हाँ वो वमन कराने के लिए तैयार है। यहाँ इम्पोर्टेंट है कि खाने का जो है पाचन सही से हो गया हो, मीन्स खाली पेट हो, एम्प्टी स्टमक हो, तभी वमन कराना है। ओके। तो ये सारा पूर्व कर्म हो जाएगा, तो उसके बाद अब प्रधान कर्म यानी वमन पे आते हैं। तो प्रधान कर्म में क्या करना है? उसको औषध देंगे। ठीक है। तो जिस दिन वमन कराना है, वमन मेनली सुबह के समय में कराएंगे, तो उसको औषध में जो है क्वाथ पिलाना है, मदन फल का कषाय। ओके। तो मदन फल का क्वाथ बनाना है। उस क्वाथ में और भी कुछ कुछ इंग्रेडिएंट है, जैसे मधु, मधुक, सेंधव एंड फानित। ये सारे इंग्रेडिएंट को मिला करके उसको उस पर्सन को ये क्वाथ पिलाना है। और क्वाथ पिलाने के बाद एक मुहूर्त ऑलमोस्ट 45 मिनट होता है, तो उतना देर तक इंतज़ार करना। ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि जो क्वाथ पिलाएंगे उसका क्या प्रमाण होगा, मात्रा प्रमाण। तो उस मात्रा प्रमाण के बारे में 2 पॉइंट दिया है कि उस व्यक्ति का जो है बल एंड कोष्ठ, ठीक है, अग्नि बल एंड कोष्ठ, उसका क्रूर कोष्ठ है या मृदु कोष्ठ है, ये सब देख करके उसके हिसाब से उसको उतना डोज देना है क्वाथ का। साथ साथ वो क्वाथ इतना ही देना है जो इस दोष को निकाल दे और उसका अति योग और अयोग ना होवे। ठीक है। औषध पिलाने के बाद जो एक मुहूर्त उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस बीच में कुछ कुछ लक्षण आएगा, उसके ज़रिए जो है उसमें दोष का क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, वो पता करते हैं। ठीक है। सीक्वेंस में ये सबसे पहले क्या है कि स्वेद प्रादुर्भाव यानी स्वेटिंग, पसीना जो है वो आएगा उसके सर पे, पूरे शरीर से। तो ये समझ में आ जाएगी कि दोष जो है अब प्रविलियन हो गया, दोष गलने लगा है। इनकेस दोष यदि शाखा में है या किसी और जगह पे है, तो दोष जो है गल रहा है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये बेसिकली शाखा में नहीं, कोष्ठ के आसपास ही रहता है। तो ये पता चल जाएगा श्वेत प्रादुर्भाव से दोष का प्रविलियन। उसके बाद क्या है कि लोमहर्ष, उस पर्सन को जो है लोमहर्ष या रोमांच जैसा होने लगे, तो समझ में आ गया कि हाँ भाई जो दोष गल गया है अब अपने स्थान से निकल चला है कोष्ठ की तरफ, दोष का स्थान से प्रचलन। उसके बाद क्या होगा? कुक्षी आदिमन होगा फिर थर्ड स्टेज में। तो कुक्षी आदिमन होने से ये पता चल जाएगा कि दोष जो अपने स्थान से चला था वापस कुक्षी प्रदेश में आ चुका है। ओके। देन उस पर्सन को हृलास होगा, नौजिया जैसा होगा, एंड आशय श्रवण होगा, यानी मुख से जो है पानी जैसा निकलने वाला फीलिंग होगा।
या पानी आएगा मुख में। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो दोष है वो ऊर्ध्व मार्ग में जा चुका है, मीन्स अब ये जो है रेडी है ये करने के लिए कि वमन के लिए अब ये तैयार है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कहेंगे उस व्यक्ति को जिसका वमन कराना है कि अब वो अपना कंठ, मुख, ओष्ठ इन सभी को खोल के रखें। साथ साथ जो है रोगी का जो ललाट एंड पार्श्व इसको पकड़ करके नाभि का प्रपीडन करना है। ठीक है, जैसे ये ललाट हुआ, फोरहेड, इसको पकड़ना है, आगे की ओर इसे झुक करके उल्टी करने करना है इस पोस्चर में। साथ साथ जो है इसका जो जानू है, घुटना, इस हाइट के टेबल पर बैठा करके उसको फिर उसके हेड को पकड़ना है, पार्श्व लेटरल फ्लैंक रीजन को पकड़ना है। साथ साथ उसके जो नाभि है, अम्बिलिकस रीजन, उसको कहना है कि प्रपीडन करो, दबाओ। और उसके बाद जो है मुख, ओष्ठ, कंठ, तालु इन सबको खोल करके जो है वोमिट आउट करना है। साथ साथ जो है पृष्ठ का उन्मर्दन करना है, यानी पृष्ठ को नीचे से ऊपर की ओर जो है मर्दन करना है, मसाज करना है नीचे से ऊपर की ओर। और फिर उसके बाद जो है ये वमन का वेग नोटिस करना है। इसके बावजूद भी यदि वमन का वेग नहीं आया है तब का प्रोसीजर ये बता रहा है कि उसके तर्जना एंड मध्यमा उंगली, दिस, ये दोनों उंगली है ना, इन दोनों उंगली का जो है नेल्स जो है, नाखून जो है वो ट्रिम्ड होना चाहिए ताकि वो छीलने उलने का डर ना हो उनसे। या फिर कोई भी स्टॉक जो होता है, डंठल है, चाहे उत्पल का या कुमुद का या सुगंधि, किसी के द्वारा जो है कंठ में, थ्रोट रीजन में जो है वो आगे पीछे करना, टच कराना है, जिससे क्या है इसका वेग आ जाएगा। ठीक है, अब जब वमन हो गया तब फिर हमको ये चेक करना है कि वमन अयोग हो रहा है, अति योग हो रहा है या फिर सम्यक योग हो रहा है। इन सभी चीज़ को फिर चेक करना होगा। तो सबसे पहले जो है सम्यक योग के बारे में जानते हैं कि प्रॉपर वे में यदि वमन हो गया है तब क्या क्या लक्षण आएगा। तो उसमें बता रहा है क्या, काले प्रवृत्ति, यानी वेग जो है उचित समय पर प्रवृत्त होना चाहिए। जैसे कि एक मुहूर्त प्रतीक्षा करने के बाद जो है जो प्रॉपर टाइम है वेग आ जाना चाहिए। ठीक है, साथ साथ जो है न अति महती व्यथा, ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए वेग निकलने वक्त, वमन करने वक्त। साथ साथ यथाक्रम दोषरन, जो दोष का जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में दोष बाहर निकलना चाहिए, यानी कि सबसे पहले कफ निकले, फिर पित्त निकले और फिर वात निकले। तो ये कैसे पता चलेगा, ये कलर के बेसिस पे जो वमन होगा तो कफ के बेसिस पे पहले स्निग्ध पिछिल टाइप का श्वेत कलर का, फिर पित्त में जो थोड़ा पीला पीला, लास्ट में वात में जो थोड़ा अरुण वर्ण का जो है वर्ण का जो है ऐसा वमन होगा। ठीक है, तो यथाक्रम दो शरण के बाद जो लास्ट में क्या है, त्याग के उपरांत वेग जो है खुद ब खुद रुक जा। ऐसा नहीं हो कि वेग जो है फिर आ ही रहा है कंटिन्यूसली और वो आगे चलता रहे, ये चीज़ ना हो। तो ये पता चलेगा सम्यक योग है। ठीक है, साथ साथ दोष के प्रमाण के बेसिस पे सम्यक योग में 3 पॉइंट बताया कि तीक्ष्ण, मृदु एंड मध्य। दोष कितने अमाउंट में है उस बेसिस पे सम्यक योग भी 3 तरह का है, तीक्ष्ण, मृदु एंड मध्यम, जिसको जानने के लिए अलग अलग ऑथर ने अलग अलग बात कही है। सम्यक योग के बाद जो है वमन का अयोग जानते हैं। अयोग में 4 पॉइंट दिया है कि अप्रवृत्ति होगा, यानी वमन सही से होगा ही नहीं, वन ऑलमोस्ट नहीं होगा। क्या निकलेगा, सिर्फ जो औसत जो पिलाए हैं बस वही निकलेगा, दोष वगैरह बाहर नहीं आएगा। उसके अलावा विभ्रंश एंड विबंध। तो ये 4 पॉइंट है, ये 4 लक्षण होगा तो पता चलेगा अयोग है। इसके बाद जो है वमन का जो अति योग है उसके लक्षण को देखते हैं। तो अति योग में क्या सब आएगा, फेनिल, रक्त एंड चंद्रिका युक्त वमन। ठीक है, योग यदि अधिक हो रहा है तो फेनिल, रक्त एंड चंद्रिका युक्त वमन है। रक्त का जो चंद्रिका होता है ना वैसा वमन होगा, और फेनिल थोड़ा थोड़ा फ्रोदी होगा, तो समझ में आ जाएगा कि वमन का अति योग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वापस सम्यक योग का। यदि सम्यक योग हो गया तब इसके बाद जो पश्चात कर्म है वो क्या करना है, तो उसमें बता रहा है धूम्रपान कराना है। धूम्रपान सम्यक योग के बाद कराना है। ठीक है, यहीं पर एक और पॉइंट कवर कर ले कि विरेचन का भी जो पश्चात कर्म है उसमें भी वमन के जैसा सारा चीज़ होगा, लेकिन ये धूम्रपान वहाँ नहीं कराना होता है। धूम्रपान वमन में क्यों कराते हैं, वमन मेनली कफ दोष को निकालने के लिए करते हैं। ओके, एंड कफ दोष को निकालने के लिए करते हैं तो जो थोड़ा बहुत नेक रीजन में या फिर ओरल कैविटी में कुछ कफ वाला पोर्शन रहे तो उसको भी जो है रिमूव कर दे। इसका वैसे भी डिहाइड्रेटिंग नेचर एक तरह से होता है, तो इसीलिए धूम्रपान कराते हैं। ठीक है, धूम्रपान सम्यक योग के बाद कराएंगे। और धूम्रपान में 3 तरह का बताया, सनैहिक, विरेचनिक एंड उपशमनीय। ओके, इन तीनों में से कोई भी धूम्रपान करवाना है। और धूम्रपान के बाद जो पश्चात कर्म में क्या करेंगे, संसर्जन कर्म करेंगे। ठीक है, संसर्जन कर्म जो है यहाँ पे बता रहा है कि वमन में 12 अन्न काल तक संसर्जन कर्म करेंगे और इसके लिए जो टोटल 7 दिन का समय लगेगा।
ठीक है। एक दिन में टोटल 2 अन्नकाल माना गया, एक सुबह का समय और एक शाम का समय। अन्नकाल मीन्स खाने का टाइम, भोजन देने का, अन्न का जो समय है वो अन्नकाल, ठीक है। एक सुबह मॉर्निंग, दूसरा इवनिंग। तो 7 दिन है तो उस हिसाब से टोटल 7 इंटू 2 14 अन्नकाल होना चाहिए, लेकिन 12 अन्नकाल कैसे है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि किसी पर्सन को 1 जनवरी को, जनवरी के मंथ में वमन करा रहे हैं, 1 जनवरी को वमन कराएं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, ये 7 दिन हो गया। और 7 दिन में टोटल सुबह शाम मिलाकर 14 अन्नकाल होना चाहिए, लेकिन 12 अन्नकाल कैसे हो रहा है वो देखिए। जैसे 1 जनवरी को मॉर्निंग के टाइम में वमन कराएं तो एक अन्नकाल उसका कट गया। स्टार्ट करेंगे कब से? फिर इवनिंग से। तो 1 जनवरी का इवनिंग, देन सेकेंड मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग करते करते 7 जनवरी का मॉर्निंग तक का टाइम जो है ये इसके अन्नकाल में आएगा, ठीक है। 1 जनवरी के इवनिंग से लेकर 7 जनवरी तक का मॉर्निंग, ये इवनिंग का टाइम एक्सपायर है, ये इसमें नहीं देना है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 12। और उसमें भी जो इस अन्नकाल में है कैसे कैसे देना है, तो 3 3 3 में डिवाइड कर दीजिए। शुरू के 3 टाइम 3 अन्नकाल में यवागु, देन अकृत विलेपी, देन कृत यूस एंड देन मांसरस। यानी कि 1 जनवरी के इवनिंग, सेकेंड के मॉर्निंग एंड इवनिंग, इन तीनों टाइम में क्या कर देंगे? यवागु देंगे। देन बचे 3 जो है अकृत विलेपी देना है, देन कृत यूस एंड देन मांसरस। तो ये संसर्जन कर्म है, ठीक है। तो संसर्जन कर्म में याद रखना है 7 डे एंड 12 अन्नकाल तक इसको देना है। और उसके बाद जो है 7 जनवरी के इवनिंग से जो है ये नॉर्मल डाइट पर आ जाएंगे। इसके बाद जो है वमन का जो है अति योग या फिर अयोग हो गया, तो उसकी वजह से जो कुछ उपद्रव आते हैं, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 उपद्रव बताए हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो उसमें आ गया एक आद्यमान, फ्लैटुलेंस टाइप का। देन परिकर्तिका, परिकर्तन, जो कैंची से काटने के जैसा जो पीड़ा होता है ना वैसा होगा। देन परिस्राव, देन हृदय उपसरण, यानी मुख से जो है हृदय के थ्रू जो लार स्राव हो गया। देन अंग ग्रह, बॉडी में जकड़ाहट होगा। देन जीवादान, जो शुद्ध रक्त है वो बाहर निकलने लगेगा। देन विब्रंस, यानी औषध का अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया। फिर स्तंभ, एंड लास्ट में फिर कलम। ये सभी अतियोग एंड अयोग की वजह से उपद्रव होंगे। So in this way women come to an end, and I hope it will be helpful for you, and thanks for watching and have a good day.